Hello everyone, let's try to understand section 23 of the Sale of Goods Act 1930. What this section talks about. दोनों में रीड करेंगे, हिंदी as well as in English. हिंदी में ये कहता है अभिनिश्चित माल का विक्रय और विनियोग, जिसमें सबसे पहले सब सेक्शन 1 कहता है जहाँ की अभिनिश्चित या भावी माल के वर्णानुसार विक्रय की संविदा है और ऐसा माल जो उस वर्णन का और परिदेय स्थिति में है या तो क्रेता की अनुमति से विक्रेता द्वारा या विक्रेता की अनुमति से क्रेता द्वारा संविदा मध्य आशर्त विनियोजित कर दिया जाता है, वहां तदुपरि माल में की संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो जाती है। ऐसी अनुमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी और विनियोग के लिए जाने के पूर्व या पश्चात दी जा सकेगी। वाहक को परिधान सबसेक्शन 2 जहाँ की संविदा के अनुसरण में विक्रेता क्रेता को अथवा क्रेता को माल प्रेषित किए जाने के प्रयोजन में वाहक को या अन्य उपनिहिति को, चाहे वह क्रेता द्वारा नामित हो या ना हो, माल का परिधान कर देता है और व्ययन का अधिकार आरक्षित नहीं रखता, वहां यह समझा जाएगा कि उसे संविदा मध्य उस माल का शर्त विनियोग कर दिया है। ये हिंदी में डेफिनेशन थी इसको इंग्लिश में रीड करके देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट सेक्शन 23 सेज सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन, कि कोई ऐसे गुड्स का सेल जो कि अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जो कि अभी चूज नहीं किया गया है। पहले उसे चूज करना है, फिर उसके बाद कंफर्मेशन देना है, उसके बाद उसकी ओनरशिप जो है वो सेलर के द्वारा बायर तक पहुंचेगी, सेलर से वो बायर के पास जाएगी, उससे पहले नहीं, अन्यथा नहीं। For more clarification, let's try to read its definition, what it says in subsection 1, where there is a contract for the sale of uncertain good और फ्यूचर गुड्स, कि जहां बात हो रही है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसे गुड्स की जो कि निश्चित नहीं की गई है या फिर भविष्य में निश्चित करनी जानी है डिस्क्रिप्शन के द्वारा, एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। यहाँ पे एंड लिखा है लेकिन एंड यहाँ सुटेबल बनाता नहीं है, तो यहाँ पे आर होना चाहिए। एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और वो जो गुड्स है जो सुनिश्चित करना है भविष्य में, वो मौजूद है डिलीवरेबल स्टेट में, यानी कि वो बेचने योग्य है, वो मौजूद है, बेचने योग्य है। आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और जो जिसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। ठीक है, बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। पहले फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसे गुड्स की बात हो रही है जिसको डिसाइड नहीं किया गया है या फिर जो भविष्य में तय करना है, और डिस्क्रिप्शन के द्वारा वो जो गुड्स है उसका सेल होना है, और वो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, यानी कि बेचने योग्य है, उपस्थित है, मौजूद है। ऐसे में उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई दूसरे अदर कंडीशन नहीं रखे गए हैं, ठीक है, तब तब ईदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर। तो चाहे तो सेलर के द्वारा बायर का एसेंट लेने के बाद या बायर के द्वारा सेलर का एसेंट लेने के बाद, यानी कि सहमति लेने के बाद, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयर अपॉन पासेस टू द बायर। तो जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी ओनरशिप है, वो उस प्रॉपर्टी का चेंज हो जाता है बायर के पास। सच एसेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वो जो एसेंट है, वो जो हामी है, वो जो सहमियत है, वो चाहे एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है, एंड मे बी गिवन ईदर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड। और चाहे वो अप्रोप्रिएशन से पहले भी दी जा सकती है या बाद में भी दी जा सकती है। अप्रोप्रिएशन बेसिकली मीन्स कंफर्मिंग द प्रोडक्ट दैट विच प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू चूज और विच प्रोडक्ट द सेलर इज गोइंग टू सेल यू। सो दैट इज अप्रोप्रिएशन, की पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड को सेलेक्ट कर लेना, उसके लिए मंजूरी दे देना। वो जो मंजूरी है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, सेलर का बायर से पूछने के बाद भी हो सकती है, या फिर बायर का सेलर से पूछने के बाद भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे चावल लेना है, मैं दुकान पे जाता हूँ और 100 बैग्स जो है चावल के रखे हुए हैं। मैंने चावल नहीं देखा है, सैंपल देखा होगा, और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही मुझे बताया गया है कि
मुझे बासमती ये वाला राइस चाहिए, 24 कैरेट जो भी है वो वाला राइस चाहिए, सपोज इमेजिन कर लो कि एक पर्टिकुलर राइस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के द्वारा मैंने उसे बता दिया। अब जब तक मैं कंफर्म नहीं कर दूं कि हाँ वो मुझे बोरी दिखाएगा या फिर हाँ बोरी दिखाएगा, और फिर मैं कंफर्म ना कर दूं कि हाँ यही वाली बोरी है, ऐसी बोरी 50 बोरी डाल दो, तो ये क्या हुआ, ये मैंने अप्रोप्रिएट कर दिया, है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड को अप्रोप्रिएट कर दिया। और अप्रोप्रिएट करने के बाद मैंने अपना कंसेंट दे दिया, अपना एसेंट दे दिया सेलर को, सेलर ने बायर से एसेंट ले लिया, और एसेंट लेने के बाद अब जाके उसका जो ऑनरशिप है चेंज हो जाएगा। मान लीजिए उसके गोडाउन में 500 बैग थे, 500 में से 50 के लिए मैंने एसेंट दे दिया अपना, तो वो जो एसेंट है वो जो एसेंट है मैं अप्रोप्रिएशन से पहले भी दे सकता हूँ, बाद में भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे कहता है कि देखिए आपकी जो ये वाली बोरी थी वो हमने निकाल दी है, 50 बोरी निकाल दी है। मैं कहता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, भेज दो भेज दो। तो वो क्या हो गया, वो एप्रोप्रिएशन, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अप्रोप्रिएट नहीं किया, मैंने चूज नहीं किया, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे को पता है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन बेसिस पे मेरे को पता है कि क्या चीज़ आ रहा है, तो मैंने एप्रोप्रिएशन से पहले कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है, और वहीं पर वो एसेंट दे दिया, और वहीं पर वो जो 50 बोरी है मेरे घर पे पहुंच जाएगी, और घर पे पहुंचने के बाद मैं एसेंट देता हूं, तो वो एप्रोप्रिएशन से बाद में मिला हुआ एसेंट है। तो ये कह रहा है कि एप्रोप्रिएशन से पहले भी आप एसेंट दे सकते हैं, एप्रोप्रिएशन से बाद में भी आप एसेंट दे सकते हैं। एसेंट जो है वो बायर के द्वारा सेलर से पूछ के लिया जा सकता है, या सेलर के द्वारा बायर से पूछ के लिया जा सकता है, ठीक है, दोनों ही परिस्थिति में चलेगा। उसके बाद तब एप्लीकेबल होता है जब अनकंडीशनल अप्रोप्रिएट अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन हो, यानी कि कोई और टर्म एंड कंडीशन ना हो, वैसे सिंपल केसेस में ये जो सबसेक्शन 1 है ये एप्लीकेबल होगा। सो इसको फिर से रीड आउट करते हैं, फिर से सिंपल लैंग्वेज में इसको कोशिश करेंगे समझने की, जब तक ये समझ में नहीं आ जाता है, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती है। सबसेक्शन 1 इज सेइंग वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हुई, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो गुड्स है वो अनिश्चित है, और या फिर फ्यूचर में मिलना है, बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट, और वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है वो डिलीवरेबल स्टेट में है, आर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, और कोई कंडीशन, दूसरे कंडीशन जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, जो क्योंकि अगर वो होंगे तो वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे, जनरली हम बात कर रहे हैं इसलिए। ईदर बाय द सेलर विद द एसेंट ऑफ द बायर, तो भले ही चाहे वो सेलर के द्वारा बायर से एसेंट लेने के बाद, और बाय द बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर, या फिर बायर के द्वारा सेलर से एसेंट लेने के बाद, द प्रॉपर्टी इन द गुड देयर अपॉन पासिस टू द बायर, कि जो प्रॉपर्टी है वो बायर को पास कर दी जाएगी। अब प्रॉपर्टी से दो मतलब है कि एक्चुअल में वो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बायर को पास कर दी जाएगी, या फिर वो जो ऑनरशिप है वो बायर को पास कर दी जाएगी। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। उसके बाद सच एसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, उसके बाद वो जो सहमति है वो बायर की या फिर सेलर की एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एंड मे बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन इज मेड, और प्रॉपर्टी के अप्रोप्रिएशन से पहले भी वो एसेंट दिया जा सकता है, प्रॉपर्टी के अप्रोप्रिएशन के बाद भी वो एसेंट दिया जा सकता है। तो ये था, इतना हमें समझ में आ रहा है। काफ़ी इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, काफ़ी बुलेटिन पॉइंट्स आपको लाइन वाइज देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद उससे नीचे वाला पैसेज है डिलीवरी टू कैरियर, ठीक है। इसमें बेसिकली मोटा-मोटा ये है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन को हमने इन्वॉल्व कर दिया, या फिर मैंने अपने किसी स्टाफ को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, और उसको प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, उसके द्वारा फिर प्रॉपर्टी मुझे रिसीव हो रही है, या फिर मेरे किसी स्टाफ को रिसीव हो रही है, और हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, हम कोई ऑब्जेक्शन अराइज़ नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हमने अपना एसेंट दे दिया, यानी कि हमने कन्फर्म कर दिया कि हाँ, प्रोडक्ट ठीक है। ज़्यादातर अमेज़न वाले केस में होता है ना कि हमारे पास डिलीवरी आती है, और एप्रोप्रिएशन बेसिस पे ही हम डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, हमें रियलिस्टिक में तो पता नहीं वो कैसी चीज़ दिख रही है। तो डिस्क्रिप्शन के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्रिएट हुआ, उसके बाद हमने अपना एप्रोप्रिएशन दे दिया, सहमति दे दी, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है हमारे पास आता है, और इन केस हम उस प्रोडक्ट को अगर रिटर्न नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि हमने अपना एसेंट दे दिया। दिस इज़ व्हाट डिलीवरी टू कैरियर वाले पैसेज में हम ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इसको रीड करते हैं। What subsection 2 is saying, where in the pursuance of the contract
कॉन्ट्रैक्ट को ही आगे ले जाते हुए द सेलर डिलीवर्स द गुड टू द बायर और टू अ कैरियर। जो सेलर है वो गुड्स या तो बायर को ट्रांसफर करता है या फिर किसी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे किसी ट्रांसपोर्टेशन को देता है जिसके थ्रू बायर को जाना है। और अदर बेली बेली हो गया, कोई हमारे बिहाफ पे कोई उस प्रोडक्ट को ले, वेदर नेम बाय द बायर और नॉट, भले ही वो बायर के द्वारा हो या फिर नहीं हो। तो बायर के द्वारा होना कि मैंने पर्सनली हायर किया उस स्टाफ को, अगर मेरे द्वारा हायर नहीं किया गया तो सेलर ने हायर किया होगा किसी और को, तो वो भी केस हो सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, किस पर्पज से कि बायर को वो प्रोडक्ट पहुंच जाए। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज, और अगर वो व्यक्ति, अगर बायर जो है राइट टू डिस्पोजल अपना यूज नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उस प्रोडक्ट को रिवर्स नहीं करवाता है, वो उस प्रोडक्ट से खुश है और उसको रिवर्स नहीं करवाता है, तो ऐसे में ही इज, वो अपने प्रोडक्ट से खुश है या सेटिस्फाइड है और वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करवाता, तो ऐसे में ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि उसने बिना किसी कंडीशन के अप्रोप्रिएशन दे दिया है, यानी कि सहमति दे दी है उस पर्टिकुलर गुड्स को लेके जिसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्रिएट हुआ था। This is what delivery to carrier which is mentioned in subsection 2 is talking about। तो सबसे पहले में काफ़ी लेंदी है, बट इसमें दो चीज़ें बात करती हैं कि अनसर्टेन गुड्स, अप्रोप्रिएशन, देन एसेंट। तीन चीज़ें हो गई बेसिकली, कि एक गुड्स पता नहीं है, अनसर्टेन गुड्स है, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे सेल परचेज होना है, उसके बाद उसका अप्रोप्रिएशन होगा कि कंफर्मेशन किया जाएगा, और कंफर्मेशन जो है एसेंट से पहले भी किया जा सकता है, एसेंट से बाद में भी किया जा सकता है, तो एसेंट जो है तीसरा फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि जिस ट्रांसपोर्टेशन से या फिर जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा और आप अपना राइट ऑफ डिस्पोजल यूज नहीं करते, यानी कि उसको रिटर्न नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये मान लिया जाएगा कि वो जो आपने उस अप्रोप्रिएटेड गुड को लेके अपना एसेंट दे दिया है। दिस इज what subsection 2 is saying। So this was section 23। Let's while we go, let's quickly revise this section one more time, read this section one more time। What section 23 says: sale of uncertain goods and appropriation where there is a contract for the sale of uncertain or future goods by description, and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the assent of the buyer, or by the buyer with the assent of the seller. The property in the good thereupon passes to the buyer. Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation is made। Delivery to carrier, subsection 2 is saying wherein pursuant of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to a courier, or to the courier or other bailee, whether named by or the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer, and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। So this was section 23। I hope समझ में आया हो, नहीं आया हो तो मेंशन कर देना, फिर से एक बार मैं प्रयास करूंगा और इजी वे में इसको समझाने का। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।